Hello friends. So today we'll starting up with the seventh lecture of chemical bonding. It's a continuation with the sixth. That is, we are continuing with the topic dipole moment. चलो एक और एग्जाम्पल बढ़िया लिया है हमने इधर डायपोल मोमेंट का CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. Among them, arrange them in a increasing or a decreasing order of dipole moment. ज़्यादा से कम या तो कम से ज़्यादा के ऑर्डर में लगाओ डायपोल मोमेंट के. तो लेट्स ड्रॉ इट स्ट्रक्चर. ये क्या किया मैंने ड्रॉ CCl सब क्लोरीन लिए और वेक्टर मैंने असाइन कर दिया कि भाई क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ वेक्टर लगा दिया. ऑल आउटगोइंग वेक्टर, तो आपको पता है ऑल आउटगोइंग वेक्टर होगा विच कैंसल्स आउट ईच अदर, राइट. सारे आउटगोइंग वेक्टर्स ऑन अ सिमेट्रिसिटी, सारे का एंगल एक ही है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. सो ऑल कैंसल्स आउट ईच अदर एंड मेक्स द डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0. सिमिलरली नाउ दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, CH2Cl2 बनाया अपन ने. तो कार्बन और हाइड्रोजन का इनकमिंग वेक्टर्स आएगा बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिमिलरली कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट. सो दो आउटगोइंग है, दो इनकमिंग, मतलब दो जगह से नेगेटिविटी आ रहा है और दो जगह से जा रहा है, लाइक दैट. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आगे एक बार देखते हैं. मतलब इधर दो डायपोल मोमेंट ऐड करने हैं आपको और ये आउटगोइंग वाले डायपोल मोमेंट्स माइनस करने हैं. आउटगोइंग डायपोल मोमेंट को क्या करता है, कम करता है. इनकमिंग डायपोल मोमेंट को बढ़ाता है ऑलवेज. इनकमिंग वेक्टर्स आर एडेड, आउटगोइंग वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड. हियर तीन क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, तीन आउटगोइंग और एक ही इनकमिंग है. तो भाई आया थोड़ा बहुत और तीन आउटगोइंग ने ऑलमोस्ट उसको जीरो कर दिया, बट जीरो एग्जैक्ट नहीं हुआ, बट थोड़ा सा तो रहेगा बिकॉज ऑफ एक इनकमिंग है और तीन आउटगोइंग है. और इधर CH3Cl मतलब तीन इनकमिंग और एक आउटगोइंग, तीन जगह से भाई मुनाफा आ रहा है और एक ही जगह पे थोड़ा सा गया. तो कैन आई से दैट जोरदार मुनाफा, तीन जगह से आ रहा है पैसा और एक ही थोड़ा सा ही गया, एक ही गया. सो वी से दैट आ रहा है उसको फोकस करो, तीन जगह से आ रहा है तो एकदम हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इन CH3Cl. फिर इधर क्या था, दो जगह से आया और जो आया वो थोड़ा सा ही, मतलब दो जगह से आया. आया कहाँ से वो देखो ना, तीन जगह से आया, इधर दो जगह से आया. CHCl3 में एक ही जगह से आया था, एकदम थोड़ा सा आया और बाकी तो मोस्टली सब चले गया, मतलब कम हो गया एकदम. और ये चारों चार चले गए, मतलब कुछ भी आया नहीं, राइट. सब का सब चले गए थे एकदम लीस्ट. CCl4 0, बराबर. तो आया उस पर फोकस करो. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लास्ट टाइम किया था, डायपोल मूवमेंट अगर जीरो है तो कंपाउंड क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो एकदम सिमेट्रिकल है, कोई चार्ज नहीं है. बट अगर क्या है, कंपाउंड पे डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा भी डेवलप होता है, मतलब थोड़ा तो चार्ज है उस पर, राइट. अभी थोड़ा सा तो चार्ज है, तो भाई कितना चार्ज है पहचानने के लिए एक मस्त फॉर्मूला और बनाते हैं. इधर देखो फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो. ये क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक शेयर किया. एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए था, बट क्लोरीन ने क्या था, अपना पावर दिखाया, राइट. इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर, बराबर. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चले गया, +1 चार्ज, थियोरेटिकली -1 चार्ज, बट इतना सारा चार्ज नहीं आता एग्जैक्टली. जितना इलेक्ट्रॉन खींचता है सामने वाला उतना ही चार्ज आता है, डिपेंडिंग अपॉन HCl HF के हिसाब से. भाई HF ज़्यादा खींचा ज़्यादा चार्ज, थोड़ा खींचा थोड़ा चार्ज. बट थियोरेटिकली +1 -1 चार्ज पकड़ ले हम लोग. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पकड़ लो, मतलब आपको पता है ना एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज डेवलप करता है,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बराबर। ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल चार्ज, और ये HCl का बॉन्ड लेंथ। आपको पता है डाइपोल, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो भाई थ्योरेटिकल चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, बराबर। तो इधर ये थ्योरेटिकल चार्ज पूरा +1 चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और दिस द डिस्टेंस बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। बट आपको पता है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चार्ज जो रहता है वो एकदम थोड़ा सा चार्ज रहता है, डिपेंड्स अपॉन कितना पुल किया, फ्लोरीन ने ज़्यादा, क्लोरीन ने कम, ब्रोमीन ने और कम, तो ये वैल्यू कम आती है थ्योरेटिकली, मतलब ऑब्जर्व्ड में कम देखने मिलता है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ही खींचा है उसने, राइट। थ्योरेटिकल में क्या किया हमने, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पूरा चार्ज ले लिया, बट एक्चुअल में पूरा चार्ज आता नहीं है, जो थोड़ा सा चार्ज है लिख दिया इधर, दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। सो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ इधर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इतना, अगर इतना थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, इतना सारा चार्ज डेवलप्ड हो गया, दिस इज ऑब्जर्व्ड, बराबर ना, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही चार्ज हो गया, मतलब इतना सारा चार्ज डेवलप्ड हो गया, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आएगा, 1 × 100, 100% आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना भाई आ चुका है चार्ज। बट आपको पता है ऑब्जर्व्ड क्या है, थोड़ा सा कम है, बराबर। HF में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट HCl और HBr हर एक जगह पे कम रहेगा। तो ये न्यूमरेटर छोटा है थ्योरेटिकल से, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना चार्ज नहीं आता है, तो थोड़ा सा 100% से जितना कम उतना ही आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितना भी है ऊपर लिखते हैं ऑब्जर्व्ड में डाइपोल मूवमेंट में, राइट। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है भाई, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया है फॉर्मूला, थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू 100। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाने वाले नहीं है, तो क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल ऑलवेज दिया होगा, बराबर कि नहीं। और हमें थ्योरेटिकल फॉर्मूला है ना हमारे पास, थ्योरेटिकल फॉर्मूला Q × D, सो वो थ्योरेटिकल पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमें थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके तो लिख देना है भाई, सो सिंपल। चलो और एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ने के। इधर मस्त और एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो आप, ये क्या है, अल्कीन, बराबर। ये समझो कि ये आपका एक प्लेन है, समझो क्या है, अल्कीन एक प्लेन, बराबर ना। ये प्लेन में जो कार्बन, ये प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या क्लोरीन खींच के लेके गया, क्लोरीन दो पर, मतलब दोनों ऊपर नीचे दो क्लोरीन है, दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जा रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ यू नो दैट दिस इज सिस फॉर्म, भाई इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएंगे, चार्ज प्रोड्यूस होगा, हेंस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डेवलप होगी, इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट ये ट्रांसफॉर्म देखो लोग, ट्रांसफॉर्म, ये एक प्लेन है, ये प्लेन पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्लेन के इस तरफ क्लोरीन जितना जोर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, उतना ही जोर प्लेन के इस तरफ ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन है, बराबर। तो प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा समझो आप, और वो प्लेन के इलेक्ट्रॉन को जितना ये क्लोरीन जोरदार खींच रहा है, उतना ही सेम फोर्स से ऑपोजिट साइड से ये क्लोरीन ने भी खींचा इलेक्ट्रॉन। तो आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, हाँ कहाँ होंगे बोलो, तो यस इज देयर ऑन प्लेन, तो हेंस प्लेन पे से इलेक्ट्रॉन मूव हुए नहीं। सो ट्रांस में ऑपोजिट साइड से फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं हुआ भाइयों, और
इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहे एंड कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, हेंस नो चार्ज, डायपोल मोमेंट जीरो। सो ट्रांस में मॉलिक्यूल पे डेवलप नहीं होता है भाई चार्ज, जीरो। बैठा दिमाग में? वैसे ही अभी है ना, देखो मैं दो क्लोरीन नहीं, एक क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप ला रहा हूं। हाँ, क्या ला रहा हूं? दोनों। हाँ, वेरी गुड। क्या सही समझा आपने? क्लोरीन क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप, जिसका डायपोल कैसे बनेगा? ऐसे खींच रहा है भाई क्लोरीन। और ये मिथाइल ग्रुप क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है, जो नेगेटिविटी क्या करेगा भाई? बोलो बोलो, डोनेट करेगा। देखो नहीं समझता है तो इधर ये कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। और ये कौन सा कार्बन हुआ? sp3, बराबर। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे पहचान लिया मैंने? देखो 4 जन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन और एक चौथा कार्बन, 4 से जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये डबली बॉन्डेड वाले कार्बन 3 से ही जुड़े हुए रहते हैं sp2। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये देखा अपन ने हाइड्रोकार्बन में, राइट। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। तो क्या अज्यूम करने का? ये क्या है? प्लेन। तो प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स आए आए, जोरदार रीच हो गया, और उतना सारा रीच इलेक्ट्रॉन, इतना सारा जो रीच हो चुका था, पूरा ये लेके गया क्लोरीन। मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था भाई? बोलो बोलो। तो ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला इज Q इंटू डी। चार्ज तो भाई +1 -1 के हिसाब से चार्ज तो वही है, बट डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस। ओ तेरे की, उधर से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट चालू था प्लेन के उस तरफ से, और वो जाके मूवमेंट खत्म हुआ कहाँ पे? प्लेन के इस तरफ आके क्लोरीन पे। तो इतना बड़ा डिस्टेंस है भाई दोनों चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज के बीच में। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज का सेंटर। ये दोनों का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डी, राइट। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये ट्रांस ना ऑपोजिट साइड है, देखो। बट ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट नेचर के अगर ग्रुप आ चाहते हैं, क्या बोला मैंने? ये प्लेन का सर ऑपोजिट साइड पे दोनों ग्रुप है, और ऑपोजिट नेचर के, ये डोनेटिंग नेचर का है और ये विड्रॉइंग। तो भाई बात बिगड़ गई। इस तरह से ट्रांस में ऑपोजिट ग्रुप आ जाएंगे, अगर ट्रांस में ऑपोजिट ग्रुप आ जाएंगे तो इधर से लेके उधर प्लेन के उधर तक, एक कोने से प्लेन के दूसरे कोने तक डायपोल मूवमेंट हुआ। डिस्टेंस ज्यादा, डायपोल मूवमेंट ज्यादा, हेंस इधर चार्ज डेवलप हुआ, डायपोल मूवमेंट डेवलप हुआ, पोलार मॉलिक्यूल कहलाया, यस। बट अगर देखना, ये सर प्लेन में जैसे ही इसने डोनेट किया, प्लेन पे जो आ रहा था थोड़ा सा नेगेटिविटी वापस खींच लिया, नहीं दिया प्लेन को नेगेटिविटी हमने। मतलब अगर ऑपोजिट ग्रुप है और सिस अरेंजमेंट है, ऑपोजिट ग्रुप मतलब डोनेटिंग और ये विड्रॉइंग, दो अलग अलग ग्रुप है मेरे पास, और सिस अरेंजमेंट है, तो जितना भाई आया उतना ही इधर प्लेन में विड्रॉ कर लिया। मतलब प्लेन पे कुछ जमा ही नहीं हुआ भाई, प्लेन के इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हो गए, बराबर ना। सपोज इधर प्लेन को 5 रुपया दिया और इसने प्लेन से 5 रुपया ले लिया, तो प्लेन में कितना बच्चा? सर 0, 5 आया 5 गया, प्लेन पे कुछ क्लाउड जमा हुआ नहीं, बरोबर। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू व्हाट? 0 इन द सिस केस। तो सिस स्टेबल तभी कहलाता है जब भी बोथ द ग्रुप्स आर व्हाट? ऑपोजिट। और ट्रांस तभी से स्टेबल कहलाता है जब भी बोथ द आर सेम काइंड ऑफ ग्रुप, दैट इज विड्रॉइंग और डोनेटिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, सो ट्रांस आर ऑलवेज स्टेबल। कंक्लूजन कर दो फटाफट, चलो। क्या है इधर? क्या मिला हम लोग को? वो एग्जाम्पल से क्या सीखने मिला कि जितना इनकमिंग आ रहेगा उतना सब एडिशन होता जाएगा, डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। सर और आगे आपने सिखाया एक क्या? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला, कि भाई दिस इज ऑब्जर्व्ड, ऊपर नीचे थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट लिख देंगे तो परसेंटेज बॉन्ड पे कितना आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल जाएगा। फिर क्या समझा
कि भाई डायपोल मोमेंट जीरो करना है तो अगर सेम काइंड ऑफ ग्रुप है तो प्लेन के ऑपोजिट साइड लगा दो, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल्स हो जाएगा, राइट। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट, एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तेरे के उधर से लेके इधर तक डायपोल मूवमेंट करेगा। वो एक साइड ऑफ प्लेन से दूसरे साइड ऑफ प्लेन तक वो डायपोल मूवमेंट करेगा और डायपोल मूवमेंट बहुत बढ़ा देगा, राइट। तो अगर दोनों ग्रुप का नेचर डिफरेंट है तो उसको सिस अरेंजमेंट में आप अरेंजमेंट करो ऑलवेज, ताकि क्या हो जाए, इधर जितना आए उतना गया, जितना आया उतना गया, डायपोल मोमेंट क्या किया, जीरो। ओके, सो एक लास्ट डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इधर डायपोल मोमेंट पे। ये आपको बराबर याद रखना ऑलवेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज बोथ क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, बोथ क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है, और बोथ क्लोरीन एक दूसरे के कौन से पोजीशन पे है, बोथ क्लोरीन एक दूसरे कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इधर 180 डिग्री है दोनों क्लोरीन के बीच में, इधर दोनों क्लोरीन के बीच में कितना डिग्री है बेटा, 120, और इधर दोनों क्लोरीन के बीच में 60 डिग्री। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों क्लोरीन के बीच में कितना एंगल है वो इधर हम लोग दिमाग चला रहे हैं। सो यस, डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। कैसे? तो इधर आप समझो, ये कार्बन और क्लोरीन का डायपोल मोमेंट को μ1 बोला, ये कार्बन और क्लोरीन के डायपोल मोमेंट को μ2 बोला। हाँ वही, इधर भी वही ना भाई, कार्बन क्लोरीन के डायपोल मोमेंट को μ1 बोला, कार्बन क्लोरीन के डायपोल मोमेंट को μ2 बोला। सेम ईयर, बराबर, कार्बन क्लोरीन के μ1 μ2 आपको पता है। तो आपको फिजिक्स तो पढ़ते रहेंगे, आपको रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो बनता है उसका फॉर्मूला दिमाग में फिट है। दैट इज रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायपोल मूवमेंट ऑफ सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू μ1 इंटू μ2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई जो भी गेम है पूरी एक कॉस थीटा की गेम है। इधर cos 180 which is equals to -1, cos 120 which is equals to -half. Similarly, इधर आपका है क्या, cos 60 that is +half. So आप मुझे बताइए, डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है प्लस साइन, इधर +half में और बढ़ गया डायपोल मूवमेंट, राइट। तो 60 जो है cos 60 डायपोल मोमेंट बढ़ा रहा है, ऑर्थो पोजीशन डायपोल मोमेंट बढ़ा रहा है। चलो आज थोड़ा तो अच्छा हुआ, 120 पे डायपोल मोमेंट -half के हिसाब से कम हुआ, बरोबर। और 180 पे, वाह क्या बात है, पैरा पोजीशन -1, सबसे ज्यादा माइनस हुआ डायपोल मोमेंट इधर। और आप मानोगे नहीं, ये -1 के हिसाब से जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट बिकम 0, माइनस हो गया सब, -1। सो पैरा पोजीशन पे डायपोल मोमेंट खींचने का एकदम ही बंद हो जाता है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैरा पोजीशन याद रखना, कुछ भी कनेक्ट करना है पैरा पे करो। पैरा पे क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। यस, आगे चलो, मस्त एक बेहतरीन और एक आपको क्वेश्चन ही लेके आ गया हूं आपके लिए। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इफ बॉन्ड डिस्टेंस, दैट इज H और Cl के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस 1.34 एंगस्ट्रॉम है और चार्ज अंदर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये हम लोग को मैंने बोला था ना आपको कि ये आपको थ्योरेटिकल वैल्यू दिया हुआ है कि भाई एक बॉन्ड के बीच में, दो एटम के बीच में क्या है,
डिस्टेंस और उसके चार्ज क्या है वो पता करके दे दिया है. फाइंड आउट द कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करो अगर एक्सपेरिमेंटल ऑफ बॉन्ड इज 1.08 डी बाय. मतलब एक्सपेरिमेंट बोला था ना, दे देंगे. फॉर्मूला याद करो. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? ऑब्जर्व डाइपोल अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल इनटू 100. ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड दिस इज डी बाई को ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैंने रख दिया इधर. यार थोड़ा तो याद कर लिया करो. 1 डी बाई इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर. तो 1.08 डी बाई मतलब कितना ESU सेंटीमीटर. तो ऑब्जर्व्ड को मैंने ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया. अभी क्या था? थ्योरेटिकल Q इंटू डी. कितना चार्ज था भाई? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU. कितना था? डी डिस्टेंस 1.34 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 10⁻8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर है थ्योरेटिकल नीचे. तो भाई ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल का फटाक से कैलकुलेशन करके आपके सामने आंसर रेडी है. 16.79% आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड हुआ है भाई. कोई शक नहीं. चलो लाइफ में तो आगे बढ़े. Come on, now let's concentrate on the new topic that is resonance. Yo. तो let's say resonance सीखने के लिए हमने एक मस्त एग्जाम्पल लिया है. that is resonance सीखने के लिए ओजोन. ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ बना के भेजो मुझे. चलो. और सर बनाया हुआ है देख लो अभी. चलो, तो इधर ओजोन के स्ट्रक्चर में एक तरफ क्या है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. और ये तीसरा ऑक्सीजन जो चिल्ला रहा था मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये वाले ने कोई भी एक ने लोन पेयर दे दिया अपना. ठीक है, तो इसको सर ये नंबर दे दूं मैं. ठीक है, 1 2 3. इस तरह से भी हो सकता है कि भाई बराबर ये दो ने भी डबल बॉन्ड बना दिया अगर, और इसको अलग करके बराबर ना. तो इस तरह से पहला और दूसरा पहले आ गए तो पहले डबल बॉन्ड बना दिया और फिर तीसरे को लोन पेयर दे दिया. सिमिलरली अगर ये दोनों दूसरा और तीसरा पहले आ जाते थे, डबल बॉन्ड बना दिया और तीसरे को लोन पेयर दे दिया. मतलब डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच पे भी हो सकता है. हेंस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया. याद करो ना रेजोनेंस की कंडीशन क्या था? डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर. याद आया? डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस होते रहेगा. विल शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लाइक दिस, और ये लोन पेयर को हम डोनेट करेंगे इधर. राइट? सिंपल है ना भाई? सिंपल, सब हमने पढ़ा हुआ है, खाली अप्लाई करने की जरूरत है. तो ये बराबर ये ले लिया, एक ही बॉन्ड बचा उधर, और इधर लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बना दिया. बराबर हुआ? वही हुआ. चलो रेजोनेंस करके, तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2. थियरी ये बता रहा है कि 100% सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2. ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने भी डेवलप्ड हो वो 100% मॉलिक्यूल ओजोन का 100% प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं. आई रिपीट, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर 100% ओजोन की प्रॉपर्टी क्या बता नहीं पाते हैं. तो इसके लिए हम लोग को इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये तीन ऑक्सीजन बना दिए मैंने. अरे यार नाम कुछ भी दे दो ना. वो लोग के बीच में जितने सिग्मा बॉन्ड है वो सॉलिड लाइन से बना दो. और सर पाई बॉन्ड का टेंशन है इधर. पहला सर इधर ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था, अभी ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड के लिए जहां जहां पे भी पॉसिबल है उधर सब जगह पे डॉटेड लाइन बना दो. डॉटेड लाइन बताता है कि पाई बॉन्ड कहां कहां आ सकता है.
तो ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ सकता है, तो उधर डॉटेड लाइन बना दिया मैंने, और ये दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड बन सकता है, तो उधर भी डॉटेड लाइन बना दिया मैंने। यो सो ऑलवेज हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग ने सिग्मा बॉन्ड सॉलिड लाइन से बना दिए हैं और पाई बॉन्ड डॉटेड लाइन से बना दिए हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बनाने जा रहे हैं, वो 100% सारी प्रॉपर्टी ओजोन की बता देगा वो। तो प्लीज मेक श्योर दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप करना है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अभी द प्रॉब्लम, मस्त बात वो बोल रहा हूं, समझना बात। सो डबल बॉन्डेड मतलब इधर अगर डबल बॉन्डेड है तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, और इधर सिंगल बॉन्ड है तो इधर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो यस, जब भी सिंगल बॉन्ड है तभी 1.48 एंगस्ट्रॉम बड़ा सा बॉन्ड लेंथ नोट डाउन किया गया है, और जब भी डबली बॉन्डेड है तो एकदम कम 1.21 एंगस्ट्रॉम नोट डाउन किया गया है, बराबर। तो सर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम और इधर डिस्टेंस ज्यादा, बराबर। और दूसरा क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा और इधर डिस्टेंस कम। तो अरे यार प्रॉब्लम हो गया, किसका डिस्टेंस ज्यादा पता है, और मतलब कौन से दो एटम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा पता है और किस में कम पता है, बराबर कि नहीं। तो हियर एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग, आपको तो पता है एक्चुअली ये तीनों तीन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस वो क्या बताते हैं, इक्वल डिस्टेंस बताते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया है कि ना वो 1.48 है और ना वो 1.21 है, ऑलमोस्ट एवरेज फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसा रेजोनेंस करने पे, ठीक है ना, ये रेजोनेटिंग, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है कि इधर डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, और इधर डिस्टेंस कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमको क्या नहीं पता चला, डिस्टेंस इधर ज़्यादा हमने पकड़ा और इधर कम पकड़ा, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता है नहीं उल्टा काम है, और एक्चुअल में ये लोग इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं भाइयों, बराबर, बात समझा। तो ये इक्वल डिस्टेंस मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर ने पूरा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर किसने किया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टी। नाउ एक लास्ट बात और कर लूँ मैं, बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हियर इज 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। तो इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 चल रहा है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 1 चल रहा है। तो ये तो भाई उल्टा बता रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो अलग, इधर 1 और इधर 2। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर बनाए हम, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक मस्त फॉर्मूला याद रखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बराबर। तो इधर आप समझो क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, इधर 2 और एक 3 बॉन्ड्स, बराबर, टोटल 3 बॉन्ड्स है, 2 और एक 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने डेवलप हुए, 2 3/2, दैट इज व्हाट 1.5। तो दैट्स द एवरेज करके आंसर निकाला। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों बाजू 1.5 पकड़ेंगे हम लोग, 2 और 1 का एवरेज। इधर तो 2 ही था तो फटाफट एवरेज फटाफट आ गया, बट देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, उसको देखो जरा अच्छे से स्टडी करो। दैट इज योर कार्बोनेट आयन, ठीक है। हियर कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर CO3 2-। तो इधर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बोलो, चलो। तो डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड ये वाले ऑक्सीजन के साथ, और डबल बॉन्ड ये वाले ऑक्सीजन के साथ, बराबर ना। ये वाले ऑक्सीजन के साथ तो बनाया हुआ है, फिर ये वाले ऑक्सीजन के साथ दूसरा, और ये वाले ऑक्सीजन के साथ तीसरा। तो 3 रेजोनेटिंग, 3 कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, am I right? और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे लिख दिया मैंने। और कितने बॉन्ड है टोटल ये लोग के आपस में, 4। सो हेंस बॉन्ड ऑर्डर एवरीवेयर इज 1.33। सिमिलरली हियर क्या सर, डबल बॉन्ड इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 5, 2 3 4 5। सो हेंस ईच इंडिविजुअल बॉन्ड ऑर्डर इज 1.25। तो हर एक
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं, बरोबर? क्या जल्दी बोलो। पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। सो बॉन्ड ऑर्डर दो दो मत पकड़ना भाई, सब जगह पे क्या पकड़ेंगे, ये हर एक जगह पे इक्वल बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है। चलो ये करो खुद से, चलो 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 फटाफट फटाफट। हाँ सर, 7 बॉन्ड्स, दो 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 और एक, 7 बॉन्ड्स, ठीक है। अभी सर सिंगल बॉन्ड ये रखेगा, फिर दूसरी बार ये रखेगा, सेकेंड रेजोनेंस थर्ड में ये रखेगा, फोर्थ में ये रखेगा, तो भाई सबका हो गया एक 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 एक, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, राइट? तो जल्दी बोलो फटाफट। तो 7/4 इज 1.75 इज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हियर पर क्लोरिक एसिड आयन, पर क्लोरिक एसिड एनायन। तो हियर इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर, वो बॉन्ड क्या ऑर्डर लेना है, बॉन्ड लेंथ क्या लेना है, वो दिमाग में आपके मैंने फिट किया, राइट? सो रेजोनेंस, अगेन इंपॉर्टेंट बात, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पाते सारी प्रॉपर्टी, तो हमको क्या लेना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जहां जहां डेवलप हो सकते हैं उधर सब बाजू डॉटेड लाइन से करके आ जाओ। फिर डिस्टेंस क्या रहता है, जो जो रेजोनेंस करता है वो स्पीशीज, वो एटम्स के बीच में डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, इक्वल रहता है, जो क्रिस्टलोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो फिलहाल हम लोग ऑलमोस्ट एवरेज लेके लिख के आ जाएंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी क्या फॉर्मूला, यस व्हाट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही फॉर्मूला चार्ज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, द वॉट एवर नंबर ऑफ चार्ज अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, वो आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो इधर आपका ये लेक्चर समाप्त करता हूं मैं, और इसको बरोबर अच्छे से रीड करो, नोट्स बनाओ मस्त एकदम, पूरा जो जो नहीं आता है एक साथ पूछ लो, पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो, एग्जाम दो। और पापा जोला बोल रहा है कि अच्छा नंबर आना चाहिए, वो चलो। तो डोंट फॉरगेट टू subscribe and like the channel. Take care. Bye. Nikunj Mehta Chemistry Channel rocks.